हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड और यूपी में टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, प्रवक्ता हो, सहायक आचार्य हो, पूरे ऑल इंडिया में आने वाले सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम लोग जो श्रृंखला चला रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत, हम लोग जो है ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर संत काव्य धारा को हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो है हम लोग बढ़ चलते हैं सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। प्रश्न है, फूल मरय पर मरय न बासु, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए, दादू दयाल की है या कबीर दास की है या रविदास की है या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की है? इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी इज़ द राइट आंसर। यह किसकी पंक्ति है? यह जो है पद्मावत की पंक्ति है। किसकी? पद्मावत की। और पद्मावत रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह कब रची गई? यह 1540 ईस्वी में रची गई। कब? 1540 ईस्वी में। अगर हिजरी संवत में पूछ ले तो 927। कब? 927। यह क्या है? हिजरी संवत में अगर पूछेगा तब इसको बताइएगा। हिजरी संवत में। अगर विक्रमी संवत में पूछ ले तो फिर क्या कीजिएगा? यह ईस्वी है, इसको विक्रमी संवत बनाना है। अर्थात ईस्वी 3 अक्षर का है तो यानी कि छोटा है। अब इसको बड़ा बनाना है यानी कि विक्रमी संवत 6 अक्षरों का बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 57 वर्ष जोड़ देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा? विक्रमी संवत आप लोग बता ले जाएंगे। तो इस तरह क्या हो जाए? ये ईस्वी, हिजरी और विक्रमी संवत तीनों ज्ञात हो गया। और मलिक मोहम्मद जायसी की शुक्ल जी ने कितने किताबों को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है? इन्होंने 3 माने हैं। कौन कौन? एक तो पद्मावत हो गई, दूसरी कौन हो गई? एक हो गई आखिरी कलाम, और तीसरी कौन इन्होंने माने हैं? अखरावट को। किनको? अखरावट को। 3 इंपॉर्टेंट यह रचनाएं हैं। बाकी इनकी और भी रचनाएं जैसे कन्हावट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है, कौन सा एक गलत है? मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आगे भी आने वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व अच्छे ढंग से कर लें। ट्रिक देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इंद्रावती। इंद्र भगवान क्या करते हैं भाई? नूर बरसाते हैं। इंद्र लोग से क्या करते हैं? नूर बरसाते हैं, अर्थात नूर मोहम्मद। याद रखिएगा, क्या बरसाते हैं इंद्र जी? नूर मोहम्मद बरसाते हैं। और हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की है। यह भी सही बात है, यह भी सही बात है। चित्र कौन बनाते हैं? चित्र बनाते हैं उस्मान चाचा। कौन? उस्मान चाचा चित्र बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्रिक याद रखिएगा, उस्मान चाचा क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। और मधु और मालती, मधु प्लस मालती 2 लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठकर मंजन करती हैं। क्या करते हैं? मंजन। मंजन से हो गया मंजन। याद रखिएगा, किनकी है? मधु और मालती। ये दोनों लोग सुबह उठकर क्या करती हैं? मंजन करती हैं, अर्थात मंजन की रचना है, कुतुबन की नहीं है। कुतुबन की कौन सी रचना है? कुतुबन। यहाँ पे वन दिया है, वन में कौन रहता है? मृग रहता है। कौन? मृग, अर्थात मृगावती की रचना है। किनकी? मृगावती। यहाँ से मृग हो गया। मृग मतलब हिरण। कहाँ रहता है? वन में रहता है। राम जी गए थे ना वन में शिकार खेलने, अर्थात वन में कौन? हिरण रहता है। याद रखिएगा, कितना प्यारा सा ट्रिक बन गया। इससे आप लोग याद रखिएगा। इंद्र भगवान नूर बरसाते हैं और हंस जवाहिर कासिम शाह आप लोग याद रखिएगा। और चित्र कौन बनाता है? उस्मान चाचा बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं। ऐसे आप लोग याद रखिए। देखिए कितना प्यारा प्यारा हमने ट्रिक बना दिया। याद रखिएगा इसको। और ये सब जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ये सब जितने भी रचनाएं किए हैं सब लोग मसनवी शैली में किए हैं। कौन सी शैली? मसनवी शैली। मसनवी शैली कहते किसको हैं? जो दोहा होता है, दोहा के अंत में जैसे जो अंत में जो होते हैं अंत वाला 2 शब्द, जैसे इतनी लंबी दोहा है तो इसका जो अंत वाला दोनों शब्द है, दोनों एक ही शब्द रहेगा। यहाँ पे अगर काव्य आ गया तो यहाँ भी काव्य आएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको मसनवी शैली कहते हैं। यह किस में रहता है? यह उर्दू में ज़्यादा होता है। उर्दू फारसी में यह ज़्यादा मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? बताइए, मगन ठाकुर ने या आलो उजाला ने या फिर नसीरुद्दीन हुसैन ने या सुजाउद्दौला ने?
बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आलो उजाला ने। किसने किया? आलो उजाला ने। किसका? पद्मावत का। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। बांग्ला से मतलब आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ऐसा आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक है, पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा। यानी कि बांग्ला भाषा में सबसे ज़्यादा, बांग्ला भाषा में पद्मावत का सबसे पहले अनुवाद किसने किया? आलो उजाला ने। कब किया? यह किए 1650 में। कब? 1650 ईस्वी में इन्होंने किए। किसके कहने पर किए? मगन ठाकुर के कहने पर। किसके कहने पर? मगन ठाकुर है ना ऑप्शन ए में, इन्हीं के कहने पर इन्होंने किया। किनके कहने पर? मगन ठाकुर जी के कहने पर इन्होंने किया। कौन? आलो उजाला ने किया। चलिए अगला प्रश्न है, उदधि आई तेई बंधन की ना इति दसमाथ अमर पदली ना। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन है, या तुलसीदास हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर सूरदास हैं। यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? यह पंक्तियाँ ली गई हैं पद्मावत से। किससे ली गई हैं? पद्मावत से। पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 ईस्वी में। याद रखिएगा, ईस्वी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी कितना? 57 खंड में। कितने खंड में पद्मावत है? 57 खंड में। इसमें भी जो लक्ष्मी समुद्र खंड है उसी से लिया गया है। किस खंड से लिया गया है? लक्ष्मी समुद्र खंड, इसी खंड से लिया गया है। अब इतना बता दिए तो आप लोग बता ही ले जाएंगे पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और किस भाषा में यह पद्मावत? यह अवधी भाषा में है। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवधी भाषा में है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन कौन है? यहाँ पे सही पूछा है, गलत नहीं पूछा। सही कौन कौन से हैं? नागमती वियोग खंड से संबंधित बताना है। पहला है, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है। कौन? यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। दूसरा है, 12 मासा शैली की शुरुआत इसी से हुई, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही की है। ये तो गलत बात है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा शैली का उपयोग जन्मदाता नहीं है। तीसरा क्या है, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का नाम उल्लेख किया है। ये अभी नई बात है भाई, ऐसा तो हम लोग कहीं नहीं पढ़ा है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। बिल्कुल सही बात भाई। इतना ज़बरदस्त इन्होंने नागमती का विरह वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने सच में अपने आंखों के सामने ही नागमती को देखा हो। इस तरह से विरह वर्णन कौन करते हैं? नागमती जायसी जी। इस तरह क्या क्या हो जाएगा? एक तो पहला सही हो गया, एक चौथा सही हो गया। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में कूट दिया है। ऑप्शन सी में क्या है? पहला और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, तपय लागी अब जेठ आषाढ़ी मोही पीऊ बिन छाजई भई गाढ़ी तन तिनौर बा जूरव खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इसमें क्या देख ही रहे हैं, विरह की दशा का वर्णन हो रहा है। इसमें क्या है? कड़वक में नागमती की विरह दशा। देखो मैं पहले बताएं, विरह दशा का इसमें वर्णन हो रहा है। और किस शैली में? कड़वक शैली। कड़वक शैली में होता क्या है? कड़वक शैली में होता है कि अगर चौपाई का 4 या फिर 6 या 7 क्या है, पहले चौपाई रहती है। पहले 4, 5, 6, 7 लाइन में चौपाई रहती है और उसके बाद एक दोहा आ जाता है। एक क्या आ जाता है? दोहा। कितना? एक दोहा आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसी रचना को कड़वक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वक शैली कहते हैं। तो आगे पूछा कहा कि यह आशिक मासुकों को निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी का विरहवाणी है, इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। ऐसा किसने कहा है? यह पूछा है। ऐसा किसने कहा है? यह पूछा है। चंद्रवली पांडे ने इसको कहा है, या फिर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है, या श्याम मनोहर पांडे ने, या फिर शुक्ल जी ने? इसका सही जवाब हो जाएगा, इतनी टेढ़ी या तीक्ष्ण उक्ति करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। याद रखिएगा आप लोग, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल ने ही कहा है कि पद्मावत क्या है? सबसे प्रौढ़ और सरस रचना है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? बताइए, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत में, अखरावट में, या फिर मृगावती में, या फिर मधुमालती में? मृगावती किसकी रचना है? मृग कहाँ रहते हैं? वन में, अर्थात कुतुबन। कौन है? कुतुबन। यहाँ वन आ गया, कुतुबन की है। मधु और मालती दोनों लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह मंजन करती हैं, यानी कि मंजन की है रचना। देखिए कितना प्यारा प्यारा ट्रिक हो रहा है। अखरावट, कन्हावट, आखिरी कलाम, कहरानामा,
यह सब किनका है? यह सब मलिक मोहम्मद जायसी का है। यह पद्मावत अखरावट यह किनका है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। यह किससे लिया गया है? यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ वीर वर्णन नागमती। नागमती खंड किसमें है? पद्मावत में है। किसमें है? पद्मावत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसमें है? पद्मावत में है। और यह कब रचित है? 1540 में। कब? 1540 में रचित है। और सूफी कवि किसके द्वारा? जायसी जी के द्वारा यह रचित है। इसमें कितने खंड है? 57 खंड है। शुक्ल जी क्या कहते हैं पद्मावत को? कहते हैं कि इसका जो कथा का जो इसका पूर्वार्ध है, शुरू का जो कथा है इसमें वो कल्पना वाला है, और जो लास्ट वाला भाग है वो क्या है? इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। किसके बारे में? पद्मावत के बारे में। और इनकी अन्य रचनाएं तो आप लोग बता ही दिए हैं कि खरावट है, कन्नावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है। चलिए जो नहीं लिख दे रहा हूँ। एक तो अखरावट हो गई, एक पद्मावत हो गई, एक हो गई चित्ररेखा। कौन है? चित्ररेखा। ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की है चित्ररेखा। और कौन इनकी? कन्नावट है, कन्हावट। और कौन है? आखिरी कलाम। और कौन है? आखिरी कलाम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सब किनकी है? यह सब जायसी जी की हैं। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? बताइए, हिंदी की शैली किसे नहीं मानेंगे? मसनवी शैली को, या संस्कृत निष्ठ हिंदी को, या फिर दक्षिणी हिंदी को, या हिंदुस्तानी हिंदी को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मसनवी शैली। कौन? ऑप्शन ए मसनवी शैली। अगला प्रश्न है, मसनवी आप लोग जानते हैं फारसी में, उर्दू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? बताइए, यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है यह पूछा गया है। उर्वशी लिखा गया है, या पद्मावत लिखा गया है, या कामायनी लिखी गई है, या फिर रामचरितमानस लिखा गया है? तब तक आप लोग बताइए, उर्वशी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? और रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत इज द राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई। कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में लिखी गई। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनके द्वारा कौन कौन लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। एक तो पद्मावत हो ही गई, आप लोग देख ही रहे हैं पद्मावत। और एक हो गई आखिरी कलाम। आखिरी कलाम बार बार लिखूंगा ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। एक तो हो गई आखिरी कलाम, और एक कौन हो गई? एक हो गई कन्हावत। कन्हावत। और एक हो गई अखरावट। कन्हावट, अखरावट। और एक हो गई चित्ररेखा। चित्ररेखा। और एक हो गई मसलानामा। मसलानामा इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी हैं? यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। बिल्कुल याद रखिएगा, सबके जुबान पे होना चाहिए। आप लोग टीएसटी पीएचडी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो आप लोग के जुबान पे होना चाहिए। उर्वशी किनकी है? उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर। लिख दे रहा हूँ ताकि लंबे समय तक आप लोग को याद रहे। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जाने माने पुराने पहचाने नाम जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामचरितमानस जानते हैं, सबसे फेमस हैं तुलसीदास, उनकी रचना है, तुलसीदास की है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को क्या कहा है? पद्मावत को विजय देव नारायण शाही ने क्या कहा है? यह क्या? यह अपने ढंग की क्या है? अकेली ट्रेजेडिक है। अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक है। अकेली ट्रेजिक कृति है। यह कौन कहे हैं? यह कहे हैं विजय देव नारायण शाही। नारायण शाही। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? बताइए, चित्ररेखा नहीं है, या फिर अखरावट नहीं है, या छिताई वार्ता नहीं है, या फिर कहरानामा नहीं है? पिछला आप लोग देखिए और बताइए कौन नहीं है। पद्मावत है, अखरावट है, कन्हावट है, आखिरी कलाम है, अखरावट, चित्ररेखा, मसलानामा, पद्मावत है। देखिए कौन सी नहीं है? चित्ररेखा था, अखरावट था, कहरानामा था, कौन नहीं था? छिताई वार्ता नहीं था।
छिताई वार्ता नहीं था। यह किन की रचना है? यह रचना है नारायण दास का। किनका? नारायण दास का। नारायण दास कब रचे हैं? 1590 ईस्वी में। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो नारायण नारायण कहने वाले कौन है? वही मुनि। याद है ना, मुनि जी क्या करते हैं? हर बात को छीट बोकर बताते हैं, अर्थात सब में क्या करते हैं? उलाहना लगाते हैं या फिर आग लगाते हैं। क्या करते हैं? छीट देते हैं। कोई एक बात है उसको छीट के चारों तरफ हर व्यक्ति से बोल देते हैं। कौन? नारायण नारायण, वही नारद मुनि। इनसे आप लोग याद रख सकते हैं, नारायण से। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद, यह रचना है इनकी 1370 ईस्वी में और अवधी भाषा में है, और इनकी पहली रचना है वह कौन सी है? बताइए। अवधी में है, 1370 ईस्वी में रचे हैं। कौन रचे हैं? मुल्ला दाऊद। अब इनकी रचना कौन है? ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, कभी भूलेगा नहीं। चंदायन, या फिर उसी को लोर कहा कहते हैं, या फिर कहीं कहीं इसी को लोर कथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोर कथा। या फिर वीरांगना है, या फिर पथिक है, या फिर यशोधरा है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन है? चंदायन। अब मैं बताता हूँ कि इतिहास गवाह की अच्छी फसल को कीड़े मकोड़े या टिड्डे ही खाते हैं, यानी कि मुल्ला दाऊद। नाम देखिए क्या है? मुल्ला जी हैं। क्या है? मुल्ला हैं। और इनको मिली कौन? चंदा मिल गई। कौन मिल गई? चंदा। गाना है ना, जाए चंदा ले आवा खबरिया, उसी तरह से आप लोग याद रखें, मुल्ला को कौन मिल गई? चंदा मिल गई। वाह वाह वाह। कौन मिल गई? चंदा। याद रखिएगा, चंदा। कौन मिली? चंदा मिल गई। किनको? मुल्ला जी को मिल गई। अच्छी बात है ना, मुल्ला जी को चंदा मिल गई। तो अब इसको लोर कथा या फिर लोर कहा किसने कहा है? यह माता। ये दोनों बातें किसने कही है कि चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा भी कह सकते हैं? कौन बोले हैं? माता प्रसाद गुप्त बोले हैं। कौन बोले हैं? माता प्रसाद गुप्त ऐसा कहते हैं कि चंदायन को हम लोग लोर कहा या लोर कथा भी कह सकते हैं। यह किस भाषा में रचित है? यह भी अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में? अवधी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमाश्रय जो भी है इसमें सब अवधी में ही ज़्यादा है। और इसमें क्या है? इसमें चौपाई के साथ दोहा शैली है। चौपाई प्लस दोहा, इसी में रचित है। वीरांगना किसकी रचना है? यह है केदारनाथ अग्रवाल की। किनकी? केदारनाथ अग्रवाल की है। अग्रवाल। आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये सब प्रश्न आएंगे, मैं बताता चलूँगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यशोधरा किसकी कृति है? यह 1932 में रचित 1932 में रचित मैथिली शरण गुप्त की है। किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पथिक किनकी है? पथिक यह है राम नरेश की है। किनकी? 1920 में रचित राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी। याद रखिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। बाकी आगे प्रश्न जैसे जैसे आता जाएगा मैं सबको बताता जाऊंगा। अगला प्रश्न है, तन चितौर मन राजा की ना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से रचित हैं? बताइए। सीतायन से, या बीजक से, या पद्मावत से, या फिर बिहारी सतसई से? आप लोग बताइए तब तक। सीतायन किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? और बिहारी सतसई किसकी रचना है? और यह पंक्ति किससे ली गई है? बताइए। किससे ली गई? बताइए आप लोग तब तक। सीतायन के रचनाकार कौन है? बताइए। तन चितौर मन राजा की ना ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्ह। यह किससे ली गई है? यह पद्मावत से ली गई है। किससे? पद्मावत से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। सीतायन किसके द्वारा रचित है? यह वैद्यनाथ मलिक के द्वारा रचित है। किनके द्वारा? वैद्यनाथ मलिक के द्वारा। वैद्यनाथ मलिक के द्वारा। कब रचित है? 1976 में। कब? 1976 में यह रचित है। पद्मावत कब रचित है? यह 1540 ईस्वी में रचित है। याद रखिएगा। बीजक तो आप लोग जानते हैं कबीर की है, जिसको धर्मदास ने क्या किया? वाड़ियों का संग्रह किया बीजक नाम से। इसके 3 भाग हैं, साकी शब्दरमैनी में बता ही चुका हूँ। बिहारी सतसई किनके द्वारा रचित है? बिहारी कविवर बिहारी के द्वारा रचित है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बताइए। मलिक मोहम्मद आप जायसी पूछा है कि जो उनकी आखिरी कलाम है इसमें किस बादशाह की प्रशंसा किए हैं? बाबर की किए हैं, या शहंशाह की किए हैं, या फिर हुमायूं की किए हैं, या फिर अकबर की किए हैं? किसकी प्रशंसा किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसके? बाबर के किए हैं। किनका किए हैं? बाबर की प्रशंसा किए हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। किस कृति में? अपने आखिरी कलाम में। याद रखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, ये सब क्या इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, सूफी कवि किस शाखा के कवि हैं? बताइए, सूफी कवि किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से, या फिर राम भक्ति शाखा से, या फिर ज्ञानाश्रयी से, या फिर प्रेमाश्रयी से? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमाश्रयी शाखा से। प्रेमाश्रयी शाखा से, इसी को सूफी संत या फिर सूफी शाखा भी कहते हैं। किससे? प्रेमाश्रयी से। राम भक्ति से कौन है? तुलसीदास हैं, आप लोग को पता ही होगा, तुलसीदास। कृष्ण भक्ति से सूरदास। कौन है? सूरदास। ज्ञानाश्रयी से कौन है? जानते हैं, कबीरदास। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? यहाँ पे पूछा है सगुण से भक्ति नहीं है, या फिर निर्गुण से रिलेटेड कौन है, या फिर राम भक्ति या कृष्ण भक्ति से पूछा गया है। सगुण में कौन कौन आएंगे? एक तो राम भक्ति आ जाएगी और एक आ जाएगी कृष्ण भक्ति, अर्थात इन दोनों से नहीं पूछा गया है। कौन नहीं है? सूरदास नहीं है, या कुतुबन नहीं है, या रसखान नहीं है, या फिर नंददास नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबन नहीं है। कौन नहीं है? कुतुबन। वन में कौन रहता है? मृग रहते हैं, अर्थात यह किसकी रचना है? मृगावती की रचना है। किनकी रचना है? मृगावती की। किनकी रचना है? मृगावती की रचना है। कुतुबन के गुरु कौन है? कुतुबन के गुरु, इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं शेख बुरहान। कौन है? शेख बुरहान इनके गुरु हैं। कौन है? शेख बुरहान। और मृगावती कब रची गई? 1501 में। कब? 1501 में रचित है यह। और किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में रचित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में जो पद्मावती हैं वो कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल की राजकुमारी थी, या फिर नागदेश की राजकुमारी थी, या फिर अवंतिका की थी, या फिर चित्तौड़गढ़ की थी? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की? सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मावत के जो पात्र हैं उनके स्थानों को क्या है? प्रतीकार्थक के रूप में दर्शाया गया है। जैसे रत्नसेन को क्या माना गया है? रत्नसेन को मन का प्रतिरूप माना गया है। किनको? मन का प्रतिरूप माना गया है, या फिर इन्हीं को आत्मा भी कह सकते हैं, आत्मा का प्रतिरूप माना गया है। और सिंघल द्वीप को किसका माना गया है? सिंघल द्वीप को, इसको हृदय का प्रतिरूप माना गया है। किसका? हृदय का प्रतिरूप सिंघल द्वीप को माना गया है। और पद्मावती को क्या माना गया है? पद्मावती को बुद्धि या फिर परमात्मा का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक? ये क्या है? बुद्धि या फिर परमात्मा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, इन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षियों सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह जो किसकी उक्ति है? आप लोग बताइए। पहली बात तो यह किसकी उक्ति है? बताइए। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है कि इन्होंने हृदय सामान्य तत्वों की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षियों सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। और यह किससे ली गई है? तुलसीदास द्वारा। जो तुलसीदास की रचनाएं उनसे ली गई है, या सूरदास की रचनाओं से यह पंक्ति ली गई है, या फिर जायसी जी की रचनाओं से यह पंक्ति ली गई है, या फिर घनानंद के द्वारा रचित उनकी कोई रचना से यह पंक्ति ली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित कृति से ली गई है। मलिक मोहम्मद जायसी शुक्ल जी कितने मानते हैं इनकी रचना? इनके 3 रचनाओं को मुख्य मानते हैं। कौन कौन? एक तो पद्मावती हो गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1540 वाला। दूसरा इनका किनसे माने हैं? अखरावट से माने हैं कि इनकी अखरावट कृति है। और कौन सी एक माने हैं? आखिरी कलाम माने हैं। आखिरी कलाम, इसमें क्या है? आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए प्रश्न के साथ, नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।